उद्घाटन से पहले ही नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग चर्चा में है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील में तेज हवा चलने से समृद्धि महामार्ग पर बने टोल नाके का छत खराब हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस मार्ग पर बार बार इस तरह की घटनाएं होने से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। नागपुर से मुंबई के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाए जा रहे महत्वाकांक्षी समृद्धि महामार्ग का काम अब अंतिम चरण में है, लेकिन इस काम को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने से इस मार्ग का लोकार्पण बार बार टाला जा रहा है, तो कई खामियों की वजह से अभी भी महामार्ग पर काम चल ही रहा है। जबकि अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील में तो बुधवार को तेज हवा बहने से यहाँ समृद्धि महामार्ग के टोल नाका का छत उड़ गया। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में इस महामार्ग के शुरू होने पर कितनी खामियां सामने आएगी, ये तो अनुमान लगाया ही जा सकता है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने शहर में जलापूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र में जाकर जल शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। अमरावती में पिछले दिनों पाइप फटने से शहर में 5 दिन तक जलापूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सांसद नवनीत राणा अमरावती शहर में जलापूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र में पहुंचे और वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर 105 करोड़ रुपए की लागत से जल शुद्धिकरण केंद्र के कार्य का निरीक्षण किया। इस केंद्र का कार्य अमृत योजना के माध्यम से किया गया है। अमरावती शहर में जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन 30 साल पुराने हो चुके हैं, इसलिए इसका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अमरावती के लोगों को शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए अभी से प्रयास शुरू हो चुके हैं। इसके लिए अनुमानित लागत 682 करोड़ रुपए होगी। सांसद नवनीत राणा ने जल आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव संजय जायसवाल के साथ बैठक की और पूरी योजना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्य अभियंता निवास काटघरे, अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे। देवांना मानणारी या धरती आहे, त्या महाराष्ट्रामध्ये पाणी आपण स्वतः गरीब लोकांना पाणीचे पैसे लावतात। मला वाटते नियोजन जर आपण चांगल्या पद्धतीने केला तर महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जनताला, प्रत्येक परिवाराला हा फ्री पाणीचा पुरवठा होऊ शकते। जिथे जिथे एमजीपी काम करते डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून तिथे ॲटलीस्ट 90, 70, 80% पाणी पुरवठा पद्धतीने होते। पण जिथे जिथे योजना येतात तिथे पूर्ण योजनाचा नासाडा या प्रत्येक ठिकाणी आपण जर अभ्यास केला त्याच्या माध्यमातून दिसून पडते आपल्याला। पण माझी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला एवढीच विनंती राहील, उद्धव ठाकरेजींना विनंती राहील की हा पाणी पुरवठा आपण जे बिल घेतात लोकांकडनं, बरेचसे गरीब लोक जे पाणीचे पैसे भरू शकत नाही, त्या प्रत्येक व्यक्ती या महाराष्ट्रामधले त्यांनी पाणी हा मुफ्त भेटला पाहिजे। आणि अमृतच्या माध्यमातून माझी अमरावती शहराची जे पाणीची पाईपलाईन जी जुनी झाली 28 वर्ष झाली आणि 30 वर्षामध्ये ते पाणीची जी पाईपलाईन आहे कधी फुटन हे सांगता येत नाही। किती दुरुस्त आम्ही करणार आहे, म्हणून यांना सांगितलं की 450 कोटीचा हा पूर्ण एस्टिमेट याचं होणार आहे। ते लवकरात लवकर इथून ते राज्याला पाठवा आणि राज्याला मी विनंती करेन की त्यांनी केंद्राकडे पाठवा आणि त्याचा पाठपुरावा आपण करू। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने निर्देश दिया है कि सर्वे कराकर सभी पशुपालक किसानों की समस्याओं के समाधान के उपाय किए जाएं। उन्होंने चांदूर बाजार और अचलपुर तहसील के पशुपालक किसानों की जानकारी और उनकी समस्या के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का भी निर्देश दिया है। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बैठक में चांदूर बाजार तहसील में लघु पशु चिकित्सा अस्पताल को अतिरिक्त स्थान के लिए आवश्यक स्थान की मांग के संबंध में तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने धारनी उपजिला अस्पताल को अपग्रेड करने और अस्पताल के पास के पशु चिकित्सालय को तुरंत नगर पंचायत परिसर में स्थानांतरित करने की भी सलाह दी, जिसके लिए मोर्शी तहसील में लोअर चारगढ़ परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए 170 परिवारों के घरों के खामियों पर तुरंत निवारण के कदम उठाने की भी बात कही। उन्होंने परियोजना पीड़ितों की पुनर्वास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने अमरावती में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं और असुविधाओं की शिकायतों के संबंध में मनपा में एक बैठक की। अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने मनपा प्रशासन को जल्द से जल्द समस्याओं को सुलझाने की सलाह दी। अमरावती मनपा के पास भवन निर्माण अनुमति के कई मामले लंबित है। इस संबंध में विधायक प्रवीण पोटे ने तुरंत निपटाने का सुझाव दिया।
विधायक ने कहा कि मनपा को बिजली बचाने की जरूरत है और इसके लिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने में सहयोग जरूर दिया जाएगा। नागरिक सीवर की सफाई के लिए मनपा को बार बार निवेदन देकर समस्या बता रहे हैं, लेकिन उनके काम में तेजी नहीं आ रही। इसलिए इस काम में तेजी लाने की जरूरत है और इस संबंध में जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर में साफ सफाई को लेकर कई शिकायतें मिल रही है और उनका जल्द निवारण किया जाना चाहिए। साथ ही हॉकर जोन की योजना में तेजी लाकर उसे क्रियान्वित किया जाए और स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को बागवानी के ठेके दिए जाने चाहिए। प्रवीण पोटे ने मनपा को अपना टोल फ्री नंबर जारी कर नागरिकों की शिकायतें दर्ज कराने की व्यवस्था करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना मनपा का कर्तव्य है। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा द्वारा 5 उम्मीदवारों का नाम तय किया गया है। इनमें अमरावती निवासी और पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीकांत भारतीय का भी नाम शामिल है। भाजपा द्वारा श्रीकांत भारतीय को विधान परिषद चुनाव के लिए उतारे जाने से पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक काफी खुश हैं। श्रीकांत भारतीय को विधान परिषद के लिए भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने से उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश है। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर जल्लोष किया। भाजपा नेता श्रीकांत भारतीय के भाई तुषार भारतीय, पूर्व महापौर चेतन गावंडे, प्रवीण तायडे, सचिन शेगोकार, आशीष अतकरी, सचिन रासने, लता देशमुख, लविना हर्षे, पद्मजा कौंडन्य, कुसुम साहू, राजेश पाठक, भारत चिखलकर, विवेक चुटके, राहुल वाठोड़कर, योगेश वानखेड़े समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने विधान परिषदेच्या ज्या 5 जागाचे उमेदवार घोषित झाले, त्यात भारतीय जनता पार्टीचे संघटन सरचिटणीस माझे मोठे बंधू आणि या अमरावती जिल्ह्याचे सुपुत्र श्रीकांत भारती यांचं नाव आलेलं आहे। आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे की सगळ्या परिवारामध्ये, भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये, विविध क्षेत्राच्या परिवारामध्ये हे प्रतिनिधित्व दिल्या गेले असल्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना सगळ्यांची आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या ज्यावेळेला सत्ता होती राज्यामध्ये त्यावेळी ते CM साहेबांचे OSD होते, त्यामुळे सामान्य लोकांशी त्यांचा संपर्क आलेला आहे। नक्कीच या आमदारकीचा फायदा या अमरावती जिल्ह्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त करून घेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत। येणारी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्याही याच्यामध्ये त्यांचं योगदान राहणार आहे। विकासाच्या कामासाठी आम्ही कुठलाही निधी कमी पडू देणार नाही, त्यांचा पण निधी आम्ही या ठिकाणी खर्च करू अशा प्रकारची आशा आम्हाला आहे। आम्ही अतिशय आनंदी आहोत आणि आम्ही सगळे मिळून आज त्यांना खूप खूप शुभेच्छा दिल्या। त्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये चांगलं काम भारतीय जनता पार्टीचं होतं। महाराष्ट्र विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये आज भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार श्रीकांतजी भारतीय यांना भारतीय जनता पार्टीची अधिकृत उमेदवारी घोषित केली। श्रीकांतजी हे अमरावती जिल्ह्याचे सपुत्र आहेत आणि त्याचा आनंद आज कार्यकर्त्यांमध्ये दिसून आलेला आहे। अगदी विद्यार्थी दशेपासून ते भारतीय जनता पार्टीच्या महामंत्र्यापर्यंतची त्यांची वाटचाल खरोखर संघर्षाची राहिलेली आहे आणि एक वेळा भारतीय जनता पार्टीने पुन्हा सिद्ध केलेला आहे की हा कार्यकर्त्यांचाच पक्ष आहे आणि कार्यकर्त्यांनाच येणाऱ्या काळामध्ये तिकीट देणार। श्रीकांत भारती यांना विधान परिषदेची उमेदवारी जाहीर झाली आहे, त्याचा या ठिकाणी जल्लोष करण्यात आलेला आहे। श्रीकांत भारती हे अमरावतीचे सुपुत्र असल्यामुळे अमरावतीकर जनतेला त्याचा आनंद फार मोठ्या प्रमाणात आहे। कार्यकर्त्यांवर न्याय करणारी पार्टी असल्यामुळे निश्चितच येणाऱ्या पुढील काळात सुद्धा जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावर न्याय केला जाईल। अमरावतीचे सुपुत्र भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी संघटन सरचिटणीस ज्यांच्याकडे दायित्व आहे असे सन्माननीय श्रीकांतजी भारतीय यांच्याकडे विधान परिषदेची दायित्वाची जागा त्यांना मिळालेली आहे आणि निश्चितच त्याचा उपयोग आम्हाला अमरावतीकर जनतेला होईल आणि आम्हाला त्याचा आनंद आहे की आमच्या अमरावतीचे आहे। त्याकरता आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून इथे खूप मोठा जल्लोष भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात केलेला आहे।
पिछले 2 महीने से हनुमान चालीसा के मुद्दे पर चर्चा में रहे राणा दंपति के घर पर संविधान प्रस्तावना पढ़ने का ऐलान भीम आर्मी ने किया था। गुरुवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ता राणा दंपति के घर की ओर रुक कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने उसी जगह पर संविधान प्रस्तावना का पठन किया। इधर भीम आर्मी के स्वागत के लिए तैयार युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने राणा दंपति के घर पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन कर संविधान प्रस्तावना का पाठ किया। राणा दंपति देश भर में हनुमान चालीसा के मुद्दे पर पिछले 2 महीने से चर्चा में है। जवाब में भीम आर्मी ने उनके घर पर संविधान प्रस्तावना पठन की बात कही थी। गुरुवार को भीम आर्मी ने राणा दंपति के घर की ओर कूच किया, लेकिन वहां पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगा हुआ था। पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने वही संविधान प्रस्तावना का पठन किया। लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना याच्या स्वतंत्र दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करणे देण्याच्या आणि त्या सर्वांचे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आत्मविश्वास देणारी बंधुत्व प्रस्थापित करण्यात आम्ही संकल्पपूर्वक निर्धार करीत आहेत। इधर युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में राणा दंपति के घर पर जमा थे। उन्होंने बकायदा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन कर संविधान प्रस्तावना का पठन किया। 1949 याद्वारे हे संविधान आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत। आम्हाला असं समजलं की अमरावतीमधले काही नागरिक संविधानची उद्देशिका वाचण्यासाठी येणार आहेत, त्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी विशेष तयारी केली की संविधान वाचण्यासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांची आपण स्वागत करूया, रेड कार्पेटवर त्यांचं स्वागत करूया, त्यांच्यासाठी सरबत वगैरेची व्यवस्था केली आणि उद्देशिका पठन करण्याचं अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी व्यवस्था करून ठेवली होती आणि सोबतच आम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत या ठिकाणी उद्देशिकेचं पठन करणार होतो। परंतु आम्हाला असं समजलं की त्यांना इथे येता नाही आलं, बहुतेक कदाचित त्यांना पोलिसांनी डिटेन केलेलं असावं, म्हणून आम्ही वाट पाहून थकलो आणि शेवटी या ठिकाणी युवा स्वाभिमान पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून या पवित्र भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेचे सार्वजनिक वाचन या ठिकाणी करण्यात आले। खासदार मॅडमची वाट न पाहता आम्हाला इतका उत्साह होता की आम्ही कधी वाचतो आणि कधी नाही, त्यामुळे आम्ही सर्वांनी सार्वजनिकरित्या या ठिकाणी वाचन करू। अमरावती जिले में मध्य प्रदेश के रास्ते गुटखे की तस्करी की जा रही है। मेलघाट क्षेत्र के घटांग में पुलिस ने कार्रवाई कर 45 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में सुगंधित पान मसाला और गुटखा की खरीद बिक्री पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्य से धड़ल्ले से इसकी तस्करी हो रही है। मध्य प्रदेश के सीमा से सटे अमरावती जिले में तो तस्कर ट्रक में भरकर गुटखा की तस्करी कर रहे हैं। मेलघाट के रास्ते करोड़ों रुपए के गुटखा की तस्करी की जा रही है। अब इन तस्करों पर एलसीबी की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा पुलिस थाना अंतर्गत घटांग में पुलिस ने कार्रवाई कर 45 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। राणा दंपति ने कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आह्वान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन नवनीत राणा का कहना है कि जिस दिन उद्धव ठाकरे मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसी दिन राणा दंपति द्वारा कश्मीर जाने की तिथि का ऐलान किया जाएगा। औरंगजेबच्या कबरवर येऊन ओबीसी हार फूट चढवते, त्याच्यावर तुम्ही भाष्य करत नाही, त्यांच्यावर कारवाई करत नाही आणि तुम्ही आम्हाला म्हणता की हनुमान चालीसा वाचायचा आहे तर काश्मीरमध्ये जाऊन वाचा, मी महाराष्ट्रामध्ये का वाचू शकत नाही? त्याचे उत्तर आपण द्यावं। ठीक आहे, मी तुमचं आव्हान रवी राणा आणि आम्ही स्वीकारतो, काश्मीरमध्ये जाऊन हनुमान चालीसाचं वाचन पाठन आम्ही करू, पण ज्या दिवशी आपण मातोश्रीवर हनुमान चालीसाचा पाठन करान उद्धव ठाकरेजी आपल्याला, त्या दिवशीच मी डेट डिक्लेअर करन की कोणते दिवशी आम्ही काश्मीरमध्ये जाऊन हनुमान चालीसाचं पाठन करत आहे। पण त्याच्या अगोदर एक नक्की मी सांगन, या महाराष्ट्राची एक मेंबर म्हणून, या महाराष्ट्राची मुलगी आणि सून म्हणून, की या महाराष्ट्राला न्याय देण्यासाठी आपण काय करताय, कशी योजना आणत आहे, बेरोजगारांना काय मदत करत आहे, शेतकऱ्यांना कशी मदतीचा हात पोचवत आहे, त्याच्यावर आपण काम केलं पाहिजे। फक्त विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी तुम्ही सभा घेऊ नका। या महाराष्ट्राचं
पूर्ण 2.5 वर्ष तुम्ही वाया घालवले, एकही इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम आपल्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये झालं नाही, त्याच्यावर आपण भाष्य करा. आणि मला वाटतं आव्हान तर नवनीत राणा, रवि राणा स्वीकारतेच तुमचं. दरियापुर के वैभव मंगल कार्यालय में 1 जून को कार्यक्रम के दौरान आई आंधी तूफान में करीब 50 मेहमान घायल हो गए थे. इसी हादसे की वजह से घटिया निर्माण कार्य बताया जा रहा है. आखिरकार पुलिस ने वैभव मंगल कार्यालय के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 1 जून को वैभव मंगल कार्यालय में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और मंगल कार्यालय मेहमानों से भरा हुआ था. दोपहर करीब 3 बजे आई आंधी तूफान में मंगल कार्यालय के शेड उड़ गए और कुछ जगहों की दीवारें भी ढह गई. इस हादसे में करीब 50 मेहमान घायल हो गए थे. इस हादसे की वजह घटिया निर्माण कार्य बताया जा रहा है. फिरियादी माला माणिकराव साळुंखे के अनुसार ये मंगल कार्यालय नहीं बल्कि वेयर हाउस है. यहाँ की स्थिति के बारे में संचालक राजू खंडेलवाल को पूरी जानकारी दी. फिरियादी ने संचालक पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की है. अमरावती जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है. अमरावती जिले के अपर वर्धा प्रकल्प से किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. प्रशासन ने किसानों से 31 जुलाई के पहले आवेदन करने की अपील की है. अमरावती जिले के अपर वर्धा डैम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. डैम के मुख्य नहर के प्रारंभ से 95.50 किलोमीटर तक तथा बाई मुख्य नहर के 42.40 किलोमीटर तक नदियों एवं जलाशयों के पानी की किसानों को खरीफ सीजन के लिए आपूर्ति की जाएगी. नहर संचालन कार्यक्रम के अनुसार टेल टू हेड के सिद्धांत पर सिंचाई की जानी चाहिए. इसके लिए इच्छुक लाभार्थी चालू सत्र के लिए अपने बकाया का 1/3 और कुछ अग्रिम भुगतान करना जरूरी है. सिंचाई के लाभार्थियों को अपने खेत तक पाइपलाइन के जरिए पानी ले जाना होगा. फसल का मांग क्षेत्र टेल टू हेड के दायरे में होना चाहिए. जल आवेदन की स्वीकृति के बाद ही उप सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाना चाहिए. 1 जुलाई से 14 नवंबर तक 3 चरणों में किसानों को पानी मिलेगा. इसके लिए किसानों को 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा.